हम लोग अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सेशन की वैसे फ़र्स्ट डेमो क्लास है, ठीक है। कहा था कि पहली जो 3 क्लासेस होंगी वो डेमो क्लासेस होंगी। तो ये जो है ये फ़र्स्ट, इसमें सिर्फ रैंडमली जो है ना टॉपिक्स लिए गए हैं सिर्फ, क्योंकि ये एक डेमो क्लास है। जब रेगुलर सेशन होगा तो रेगुलर सेशन के अंदर बाकायदा तौर पर आपके टॉपिक वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल किया गया है, ठीक है। जो हमारे पेड मेंबर्स होंगे उनके साथ फिर हम डिस्कस करेंगे। काइंडली कोई एक मेंबर बता दें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। जी मैम, क्लियर है। चलें ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मेनली जो है एक मुताला पाकिस्तान लिया गया है 9th क्लास का, ठीक है। उसका हम हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है फर्स्ट 2 चैप्टर्स, पहला चैप्टर कंप्लीट देखेंगे और सेकंड को जो है वो हम हाफ देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को चूज़ किया गया है आज की क्लास के लिए। और बेसिक जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल्स गुजरे हैं उनकी आपको थोड़ा सा डिटेल बताई जाएगी, और प्रेसिडेंट्स जितने भी आज तक जो 1947 से लेकर अब तक जो रहे हैं वो। और इसके अलावा जो है साइंस का 6 क्लास का 5th चैप्टर लिया गया है। तो ये जस्ट एक फर्स्ट डेमो क्लास है। तो इंशाल्लाह आगे जैसे पेड ग्रुप होगा तो उसमें जो है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम मुताला पाकिस्तान का, ठीक है, 9th क्लास का है चैप्टर नंबर 1। तो वो बेसिकली नज़रिया पाकिस्तान है, नज़रिया पाकिस्तान के बारे में है। तो इसमें से जो बेसिक MCQs आ सकते हैं ना, सिर्फ उसी का ही आपको जो है ना यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सिर्फ उसी के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो इसी को अगर आप क्विक रिव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर ना भी पढ़ना चाहें तो ईज़िली इनसे जो है आपके MCQs इसी में से ही जो है ना वो कवर हो जाएंगे। जैसे नज़रिए के लिए है कि उसमें अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो है वो आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और जो पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद रियासत का जो वाक़या था ना, ठीक है, सबसे पहले वो 20वीं सदी का जो है ना वाक़या है। उसके अलावा क्या हुआ था कि 19वीं सदी के अंदर हिंदू तहरीकों ने जन्म लिया था। जैसे कि और हिंदू तहरीकें कौन कौन सी थी, ये नीचे मैंने मेंशन किया है। आर्य समाज थी और ब्राह्मो समाज। और आर्य समाज का जो बानी था वो कौन था, पंडित दयानंद सरस्वती। ये काफ़ी दफ़ा PPSC के जनरल नॉलेज के भी पेपर में और लेक्चरर के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है कि आर्य समाज के बानी कौन थे। तो आर्य समाज के जो बानी थे वो थे पंडित दयानंद सरस्वती, और उन्होंने शुद्धि के नाम से जो है एक प्रोग्राम शुरू किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ब्राह्मो समाज का बानी कौन था। तो ब्राह्मो समाज भी हिंदुओं की तरफ से एक तहरीक थी। उसका जो बानी था वो राजा राम मोहन रॉय। ये अभी रिसेंटली PPSC का जनरल टेस्ट का पेपर हुआ था, तो उसमें भी ये पूछा गया था कि ब्राह्मो समाज का बानी कौन था। तो राजा राम मोहन रॉय था, ठीक है। तो ये 2 तहरीकें जो हैं ये हिंदुओं ने स्टार्ट की थी 19वीं सदी के अंदर। उसके बाद कांग्रेसी दौर हुकूमत आ जाता है 1937 से लेकर 1939 तक। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि कांग्रेस का दौर हुकूमत कब स्टार्ट हुआ। तो 1937 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उनका जो कांग्रेसी वजारतें थी उनका कब खात्मा हुआ, तो 1939 में। तो ये आपने दोनों सन याद रखने हैं, 1937 से लेकर 1939 तक कांग्रेस का दौर हुकूमत था। उसके अलावा जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था तो उस वक्त सरकारी ज़बान कौन सी थी। उस वक्त सरकारी ज़बान जो थी ना वो उर्दू थी, ठीक है। ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो उस वक्त सरकारी ज़बान कौन सी थी। और उर्दू तब कैसे लिखी जाती थी, उर्दू तब अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। और हिंदी कैसे लिखी जाती थी, हिंदी तो थी वो देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। तो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है, इस्लामी नज़रिया हयात। ये भी MCQs पूछा जा सकता है। उसके अलावा उसके बाद क्या हुआ था कि अलग रियासत के क़याम की बात की थी।
तो सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने बात की थी 1867 में। उसके बाद मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी थे 1879 में, उन्होंने अलग रियासत के क़याम की बात की। मतलब इन सब ने कोशिशें की थी अलग रियासत के क़याम के लिए। फिर मौलाना अब्दुल हलीम शरर हैं, उन्होंने 1890 में। फिर मौलाना मुर्तज़ा अहमद मेगशाह इन्होंने 1928 में। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने खुतबा आलाबाद में अलग रियासत के लिए बात की थी, तो वो 1930 में की थी। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ आ जाता है कि अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा आलाबाद कब दिया था। तो अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा आलाबाद 1930 में दिया था। इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में ज़िक्र है रुकन वगैरह का। तो पहला रुकन जो है वो तौहीद और रिसालत है, दूसरा रुकन नमाज है, तीसरा रुकन जो है वो रोज़ा है। फिर चौथा रुकन आ जाता है, तो चौथा रुकन जो है वो रोज़ा है और पांचवा रुकन हज है। अच्छा, किसी बुक्स में जो है वो तीसरा रुकन रोज़ा है और चौथा रुकन जो है वो ज़कात है, लेकिन बुक के लिहाज से चौथा रुकन रोज़ा ही है। तो जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने रोज़े को ही टिक करना है। फिर क्या हुआ था कि फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था 712 में। तो उसने राजा दाहिर के, सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त देकर 712 में उसने सिंध को फ़तह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फ़तह किया था। तो उसने 712 में फ़तह किया था सिंध। फिर गज़नवी दौरे हुकूमत आ जाता है। गज़नवी दौरे हुकूमत कहाँ, कब से लेकर कब तक था? 1003 से लेकर 1206 तक। और उस दौर में ज़बान कौन सी थी? उस दौर में फ़ारसी ज़बान थी। ये सारा आप ऐसे सीक्वेंस से याद करते जाएंगे ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। तो उसने 1206 में रखी थी और उसका दौर हुकूमत जो था ना वो 1526 तक रहा था। फिर 1526 के बाद मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी गई और मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी थी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में। और उसका दौर हुकूमत जो था वो 1857 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद जंग आज़ादी हुई थी। तो जो आखिरी मुग़ल हुक्मरान था ना वो बहादुर शाह ज़फ़र था। और बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून में, म्यांमार में मतलब कैद कर दिया गया था और वो वहीं इंतकाल कर गए थे। फिर उन्हें वहीं रंगून में दफन कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है PPSC के पेपर में कि बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ कैद किया गया था। तो उसको रंगून में, म्यांमार में जो है उन्हें कैद किया गया था और वो वहीं दफन हुए। उसके बाद 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हो गया। ठीक है, फिर सर सैयद अहमद ख़ान का रोल आ जाता था कि सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत से मना किया 1885 के अंदर। ठीक है, और सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में वफ़ात पा गए थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए। तो वो 1817 में पैदा हुए थे और 1898 में वो वफ़ात पा गए थे। इसके अलावा फिर चौधरी रहमत अली तालिबे इल्म थे किसके? इस्लामिया कॉलेज लाहौर के। ये जो मैंने सारे ये बनाए हुए हैं ना ये आपकी बुक में से ही हैं। ठीक है, 9th क्लास के ये फर्स्ट चैप्टर में इस तरह सीक्वेंस से है सारा कुछ। फिर उन्होंने चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला लिया था 1931 में। उसके बाद चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी थी 1933 के अंदर लंदन में। तो ये भी MCQs आया हुआ है पिछले पेपर्स में कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद किसने रखी? चौधरी रहमत अली ने रखी थी लंदन में 1933 में। उनका जो किताबचा शाया हुआ था एक नाउ और नेवर। ठीक है, 28 जनवरी 1933 में। फिर चौधरी रहमत अली पैदा कब हुए थे? वो 1897 में। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों की 9th क्लास की मुताले की बुक से लिए गए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो सारा लेंथी पूरा थ्योरी ना पढ़नी पड़े। आप इससे भी जो है वो कवर सारा कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हुई 1600 के अंदर। खुतबे आलाबाद दिया 1930 में अल्लामा इकबाल ने। उसके बाद कायदे आज़म ने जो थी वो खुतबा सदारत दिया था करारदाद लाहौर। करारदाद लाहौर जो पेश की गई थी वो 23 मार्च 1940 में पेश की गई थी।
हुकूमत अफसरान के पाकिस्तान के अफसरान से कायद-ए-आज़म ने ख़िताब किया था 11 अक्टूबर 1947 को। स्टेट बैंक का इफ्तिताह हुआ था 1 जुलाई 1948 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि करारदाद लाहौर में खुतबा सदारत किसने दिया था? तो करारदाद लाहौर में खुतबा सदारत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने दिया था, ठीक है। और एमएओ और स्कूल और कॉलेज किसने कायम किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने। अब यहाँ तक जो है ना, ये सारा चैप्टर नंबर 1 में से है। अगर आप पूरी थ्योरी भी नहीं पढ़ते तो जस्ट आप इसको देखकर सारे चैप्टर का आपको एक रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आप इसको ही सीक्वेंस वाइज याद कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है, सारा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें स्टार्ट होता है कि औरंगज़ेब आलमगीर की सने वफ़ात क्या है? 1707, पहले वहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। फिर जंग प्लासी हुई थी। जंग प्लासी में ये बड़ा अभी भी रिसेंटली पीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जंग प्लासी जो थी वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला उसमें जो है ना वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट टीपू सुल्तान की जो सने वफ़ात थी वो 1799 में। वो टीपू सुल्तान क्या था? मैसूर का हुक्मरान था, ठीक है। उसके बाद तहरीक मुजाहिदीन शुरू हुई थी। तहरीक मुजाहिदीन के जो अमीर थे वो सैयद अहमद बरेलवी शहीद थे, ठीक है। 1831 में सैयद अहमद शहीद और उनके साथी सैयद इस्माइल शहीद थे। वो बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए ना शहीद हो गए थे, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वो 1831 में सैयद अहमद शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। फिर तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद रखी सर सैयद अहमद ख़ान ने। मुरादाबाद में उन्होंने एक स्कूल कायम किया 1859 में। गाज़ीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी 1863 में। आपने ये सारे सन ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद करते जाने हैं। उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ स्कूल कायम किया 1875 में। नेक्स्ट उनका एक रिसाला था असबाब बगावत हिंद, ये भी सर सैयद अहमद ख़ान का था। ये भी कई दफ़ा पीपीएससी के जनरल पेपर में क्वेश्चन आया है और लेक्चरार के पेपर में भी क्वेश्चन आया है कि जो रिसाला असबाब बगावत हिंद था वो किसने शाया किया था? तो वो सर सैयद अहमद ख़ान का था। इसके बाद तकसीम बंगाल हो गई थी, ठीक है। बंगाल तकसीम हो गया था 1905 के अंदर। और तब जो हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि 1905 में हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? जब बंगाल तकसीम हुआ तो लॉर्ड कर्जन था। तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई, मतलब जब बंगाल को तकसीम कर दिया गया था तो उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू हुई थी उसे कहते हैं तहरीक अदम ताउन। फिर तकसीम बंगाल मनसूख हो गई थी 1911 में, ठीक है। 1905 में तकसीम बंगाल हुई थी और 1911 में मनसूख हो गई थी। उसके बाद शिमला वफ़द 1906 में। फिर सर आगा ख़ान की क़यादत में वफ़द जो था ना वो वायसराय हिंद लॉर्ड मिंटो से मिला था। फिर 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई थी ढाका में। अच्छा, एक एमसीक्यूज़ आता है अक्सर पेपर में, पीपीएससी के पेपर में भी और रिसेंटली लेक्चरार के पेपर्स में भी क्वेश्चन आया था 1-2 पेपर में कि मुस्लिम लीग कायम हुई 1906 में और कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रह जाती है कि वो अक्सर लगा देते हैं कि जो है वो 1906 में कायद-ए-आज़म ने ज्वाइन की थी। नहीं, 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई थी और कायद-ए-आज़म ने उसे 1913 में ज्वाइन किया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग कहाँ कायम हुई थी? ढाका में। उसके बाद मिंटो मार्ले इस्लाहात कब आई थी? 1909 में। और 1909 में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। इसलिए उसकी जो इस्लाहात है उसको मिंटो मार्ले इस्लाहात कहते हैं। फिर मिसाक लिखनवा हुआ 1916 में। मिसाक लिखनवा की बदौलत कायद-ए-आज़म को क्या करार दिया गया? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। फिर 1916 के बाद तहरीक खिलाफत आ गई थी 1919 में। और 1914 में पहली जंग अज़ीम हुई थी जिसमें तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। उसके बाद 1919 में तहरीक खिलाफत शुरू गई और तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई थी? तुर्की की खिलाफत को बचाने के लिए। और इसके बाद तहरीक अदम तावन 1920 में। फिर तहरीक हिजरत 1920 में आई थी और मुसलमान जो थे वो अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए थे। अभी आज जो हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है ये 712 से लेकर अब तक मैंने आपको 1920 तक
जो है ना वो ब्रीफ डिस्क्राइब कर दिया है। आज यहाँ तक ही स्टडी करेंगे पाकिस्तान स्टडीज़ को, ठीक है। बाकी हम बाकी अपने पोर्शंस कर लेंगे क्योंकि ये डेमो क्लास है, ठीक है। तो यहाँ तक बाकी जो पोर्शन रह गया सेकंड चैप्टर का वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है, जो कल की सेकंड डेमो क्लास होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज का पोर्शन है। गवर्नर जनरल से थोड़ा सा आपका जीके पोर्शन के लिए है, कह लें करंट अफेयर्स भी, या जो जीके पोर्शन है गवर्नर जनरल्स पाकिस्तान के। पहला जो गवर्नर जनरल था ना वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वो पूछ लेते हैं कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, दूसरे कौन से थे, या तीसरे या चौथे। तो जो पहला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और वो 1947 से उनका 11 सितंबर 11 1948 तक उनका टेन्योर था, ठीक है। उसके बाद सेकंड गवर्नर जनरल जो थे पाकिस्तान के वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे। उनका टेन्योर स्टार्ट होता है सितंबर 14 1948 से लेकर अक्टूबर 17 1951 तक। उसके बाद थर्ड जो थे गवर्नर जनरल वो मलिक गुलाम मोहम्मद थे। उनका जो स्टार्ट होता है वो अक्टूबर 1951 से लेकर अक्टूबर 5 1955 तक। अगर आपको ये नहीं भी याद होता ना अक्टूबर 17 अक्टूबर 5, तो आप जस्ट ये याद रख लें कि उसका 47 से 48 तक था, उसका 48 से लेकर 51 तक था, फिर अगले का 51 से लेकर 55 तक था। तो इससे भी आपको तब एग्ज़ाम में आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो चौथे गवर्नर जनरल थे वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा थे, ठीक है। उनका जो टेनोर था वो 56 से लेकर मार्च 22 1958 तक था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रेसिडेंट, टोटल अब तक जो प्रेसिडेंट्स हैं पाकिस्तान के सदर वो टोटल 13, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि आज तक अब तक पाकिस्तान के कितने सदर आए हैं, 13 सदर, और एक्टिंग उसमें से 3 है, ठीक है। टोटल 16 है, जिसमें से जो एक्चुअल प्रेसिडेंट वो 13 और एक्टिंग 3। पहला जो सदर था वो सिकंदर मिर्ज़ा था और उसका जो ताल्लुक़ था वो रिपब्लिकन पार्टी से था। उसका टेन्योर 56 से लेकर 58 तक था। फिर सेकंड प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब ख़ान थे, ठीक है। उनका मिलिट्री से ताल्लुक़ था। 1958 से लेकर 1969 तक उनका टेन्योर था। फिर थर्ड प्रेसिडेंट याह्या खान थे, उनका ताल्लुक़ भी मिलिट्री से था और उनका टेन्योर 1969 से लेकर 1971 तक था, लेकिन उन्होंने मार्शल लॉ लगाए हुए थे। नेक्स्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, उनका टेन्योर 71 से लेकर 73 तक था। फिर फजल इलाही चौधरी थे, उनका भी ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उनका टेन्योर 73 से लेकर 78 तक। देखिए जनरल जो टेन्योर है ना वो 5 ईयर्स का है, ये आपने बात याद रखनी है। अब इसमें से कुछ ने अपनी मुद्दत पूरी की थी, कुछ ने नहीं की थी। अब नेक्स्ट जो छठा सदर था वो मोहम्मद ज़ियाउल हक थे, इनका ताल्लुक़ भी मिलिट्री से था और इनका टेन्योर 78 से लेकर 88 तक था। इन्होंने 10 साल जो सदर रहे थे ये। फिर गुलाम इसहाक़ खान, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट थे, इनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था और इनका टेन्योर 88 से लेकर 1993 तक था। इसका भी 5 साल का टेन्योर था, इन्होंने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट उसके बाद वसीम सज्जाद एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट आए थे और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और उनका टेन्योर जो था ना वो 18 जुलाई 1993 से लेकर 14 नवंबर 1993 तक था, क्योंकि वो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट फ़ारूक लगारी थे, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था और उनका जो एक्टिंग मतलब जब एक का टेन्योर कंप्लीट हुआ, अभी सेकंड जो है अभी तक उसको चूज़ नहीं किया गया, तो एज अ एक्टिंग जो है ना एक दफ़ा कह लें कि आर्जी तौर पर जिसको प्रेसिडेंट बनाया जाता है उसे कहते हैं। अब फ़ारूक लगारी उसका जो था ना टेन्योर 1993 से लेकर 1997 तक था। फिर वसीम सज्जाद एज अ एक्टिंग थे, उनका टेन्योर 1997 से लेकर जनवरी 1998 तक था। फिर परवेज़ मुशर्रफ 10 के बाद ये ऊपर है मोहम्मद रफ़ीक तारड़ थे, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था और उनका टेन्योर 1998 से लेकर 20 जून 2001 तक था। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ आए थे, इनका ताल्लुक़ मिलिट्री से था और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से थे और इनका टेन्योर 2001 से लेकर 2008 तक।
फिर मोहम्मद मियाँ सोमरू आ जाते हैं, ये भी एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर आसफ़ अली ज़रदारी, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, तो इनका टेन्योर 2008 से लेकर 2013 पूरे 5 साल पूरे किए थे इन्होंने। फिर नेक्स्ट ममनून हुसैन आए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ था, 2013 से लेकर 2018 तक इन्होंने प्रेसिडेंट रहे थे, इन्होंने भी अपने 5 साल मुकम्मल किए थे। नेक्स्ट अब आरिफ अलवी अभी तक जो है ये प्रेसिडेंट है, इनका ताल्लुक़ पीटीआई से है और इनका टेन्योर 2018 से लेकर अभी तक मतलब यही प्रेसिडेंट है। तो ये टोटल 13 हैं इनके। आप थोड़ा सा इनको अगर सीक्वेंस से याद कर लें नंबर वाइज, तो आप इजीली जो है ना आपको ये याद रह जाएगा। अच्छा, एक चीज़ रहेगी, वाइस प्रेसिडेंट एक ही रहे हैं, नूरुल अमीन, ठीक है, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी एक रहे हैं, वो चौधरी परवेज़ इलाही, ठीक है, 2012 से लेकर 2013 तक, तब आसफ़ अली ज़रदारी सदर थे। ये तो था एज अ जनरल आपको बताया गया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो है वो साइंस पोर्शन देख लेते हैं। अच्छा, साइंस पोर्शन तो एजुकेटर्स वालों के लिए, जिन लोगों ने एजुकेटर्स की तैयारी करनी है उनके लिए भी साइंस पोर्शन यही है कि वो 6 से लेकर आगे 8 तक जनरल साइंस करेंगे, फिर उन्होंने बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह सबको स्टडी करना है। और जो जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब इसके जो जनरल टेस्ट की तैयारी, पीपीएससी के जनरल टेस्ट की जनरल पोस्ट के लिए जो हमने बेसिक मतलब साइंस तैयार करनी होती है, जनरल साइंस, तो उसमें जो है ना कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स आ जाते हैं। उसमें ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स भी जीके का जनरल साइंस का ही पोर्शन है, ठीक है। तो वैसे उसके लिए हमें 6, 7, 8 की भी साइंस कर लें जनरल साइंस, तो वो इनफ होती है। लेकिन 9, 10th के भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अंदर कवर हो जाते हैं, जैसे वाइटामिन्स, डिसीज़ेज़ वगैरह भी। तो हम एटम्स, मॉलिक्यूल, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स को, ये आई थिंक सो आप लोग सबको ही आते होंगे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे मैंने इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं को ही स्टडी कर लें तो आपका उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको वैसे यहाँ से डिटेल नोट से पढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट आप इसके शॉर्ट नोट्स का थोड़ा सा देख लीजिएगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले बात आ जाती है मैटर। अब मैटर क्या चीज़ है, ठीक है, हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। अब सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ से मिलकर बनी हैं? मैटर से। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हम कह लेते हैं कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, वो मैटर है, ठीक है। और मैटर किस से मिलकर बना है? एटम से। मैं आपको और एटम जो है, एटम को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करता है। एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम उसे अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, ठीक है। और जब ये एटम आपस में मिलते हैं ना, तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये नीचे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो अगर ये सिंगल एक ऑक्सीजन को देखें तो ये एटम है, जब 2 ऑक्सीजन आपस में मिल गए तो वो मॉलिक्यूल बन गया। इसके अलावा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि जो वर्ड एटम है उसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल, ना तकसीम होने वाला। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है। अब एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स को P से डिनोट किया गया है, न्यूट्रॉन्स को N से, इलेक्ट्रॉन को E से। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो सेंटर में होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद एलिमेंट को डिस्कस किया गया है। अगर मैटर जो है उसमें सिर्फ एक तरह के एटम्स होंगे तो हम उसको एलिमेंट कहेंगे। जैसे गोल्ड है तो वो सारे का सारा गोल्ड ही है, ठीक है, तो वो एक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह सिल्वर, कॉपर, ये सारी एग्जांपल्स हैं एलिमेंट्स की। फिर वो एग्जांपल देते हैं कि अगर हम एक कोयले का पीस लें जो कि कार्बन है और उसको फिर छोटे पीसेस में ब्रेक कर दें, तो हम देखेंगे कि उसका हर पार्ट अंदर से कोयला ही होगा, कार्बन ही होगा, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है हम उसको फर्दर सिंपल फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब तक जो है वो 109 एलिमेंट्स,
साइंटिस्ट उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, 109 एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली फाउंड है और बाकी जो है वो साइंटिस्ट ने खुद बनाए हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। अगर हम सॉलिड एलिमेंट की एग्जांपल लें तो आप आयरन की एग्जांपल ले सकते हैं, लिक्विड एलिमेंट की एग्जांपल लें तो आप मर्करी की एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप गैसियस स्टेट में देखें तो आप ऑक्सीजन की एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, अब ये सम कॉमन एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके सिंबल्स दिए गए हैं, तो ये भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें एलिमेंट्स की, तो उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। अबाउट 70% जो एलिमेंट्स हैं ना वो मेटल्स हैं, और जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं ना वो शाइनी होते हैं, ठीक है। और अब ये क्या है कि इन्हें हम किसी भी शेप में जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, ये मेलिएबल होते हैं, ठीक है। ये तो मेटल्स हो गया। नेक्स्ट जो मेटल्स होते हैं ना ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें से जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास हो जाती है। ये आपको नीचे कुछ कॉमन मेटल्स दिए गए हैं, आगे उनके जो है वो सिंबल्स भी दिए गए हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि आई थिंक सो आप सब ने ये पढ़ा होगा, तो इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स अदर देन मेटल सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी, गैस भी। अब जो सॉलिड होते हैं ना ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल नहीं होते कि हम कोई शेप दे दें इसको, और ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इनमें से जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। नीचे आपको कुछ नॉन मेटल्स की एग्जांपल दी गई हैं, साथ उनके सिंबल्स। अब यूजेस दिए गए हैं, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सबसे पहले। स्टेट, मोस्ट जो मेटल्स हैं ना वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? थर्मोमीटर्स में भरा होता है मरकरी, जो कि टेम्परेचर को मेजर करने में इस्तेमाल होता है। फिर हार्डनेस आ जाती है। मोस्ट मेटल्स जो है ना ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि आयरन को देख लें तो वो स्टील बनाने के लिए यूज़ होता है। और फिर स्टील आगे रेल्स, ब्रिजेस, शिप्स, गार्डर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और बर्तन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट लस्टर, फ्रेशली जो कट मेटल्स होते हैं ना वो बड़े ब्रिलियंट शाइन सी आ रही होती है उसके अंदर, जिसे लस्टर कहते हैं। जैसे कि जो एल्यूमिनियम है वो बर्तन बनाने में यूज़ होता है, और पिक्चर फ्रेम सिर्फ उसकी शाइनिंग की वजह से। और जैसे गोल्ड और सिल्वर है वो ये जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है, सिर्फ उनकी शाइन की वजह से। तो ठीक है, मेटल्स का जो है वो लस्टर भी प्रोड्यूस मतलब शाइनी भी होती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स के जो होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं, और इस प्रॉपर्टी की वजह से जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम है वो किचन के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। स्ट्रेंथ को देखा जाए तो मेटल्स जो है वो शीट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, वायर्स और स्प्रिंग्स। कंडक्टिविटी देखा जाए तो मेटल जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम है, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अगर अलॉयज़ है, अलॉय क्या है कि मेटल्स जो हैं वो मिलकर अलॉय बनाते हैं। जैसे जर्मन सिल्वर है, तो ये कॉपर, जिंक और निकल ने मिलकर जर्मन सिल्वर बना दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ब्रास किसका अलॉय है, तो ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर और जिंक का। फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत जो इजी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 65%। कार्बन कितने परसेंट होती है? 18%। और अदर एलिमेंट्स कितने परसेंट होते हैं? 17%। और जो डायमंड है वो अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट मैटर है, ठीक है, और ये ज्वेलरी वगैरह के अंदर जो है ना ये यूज़ होता है। ये आप लोग आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक डेमो क्लास थी। ये मैंने आगे इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं इसी चैप्टर के, आप इसी को रीड कर लेंगे तो ये आपका जो है ना कवर हो जाएगा इसके अंदर सारा। ये देखिए यहाँ तक हमने अभी अलॉय में डिस्कस किया था। तो वनस्पति घी किस चीज़ से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल से। डायमंड नॉन मेटल है, हार्डेस्ट मैटर है अर्थ के ऊपर। फिर कंपाउंड्स का इसमें जिक्र है। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो उन्होंने वाटर बना दिया, वाटर एक कंपाउंड है। नेक्स्ट इसमें मिक्सचर का जिक्र है।
मिक्सचर किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब मिलती हैं ना, कि कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ लेकिन वो आपस में मिक्स हो गई, तो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर की भी आगे दो किस्में हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऊपर से देखने में आपको लगे कि इसके अंदर कोई चीज़ मिक्सिंग नहीं की हुई, तो वो होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म अपीयरेंस आए। जैसे कि अगर आप शुगर या नमक को पानी में डिज़ोल्व कर दें, तो आप देखने में तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि इसमें कोई चीज़ मिक्स की हुई है, तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन अगर आप ऑयल को वाटर में डाल दें, तो ऑयल सारा वाटर के ऊपर आ जाएगा, तो उससे देखने में आपको लगेगा कि इसके अंदर ऑयल मिक्स किया हुआ है, तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके अलावा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूरिया और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है। सोडा बोतल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। टेबल साल्ट जो हम नमक खाते हैं वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। और ये अचार वगैरह में प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है उसको। फिर मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन किस चीज़ों से मिलकर बना है? आयोडीन एंड अल्कोहल। ये सारे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। वर्ल्ड लार्जेस्ट मिक्सचर कौन सा है? सी, जिसमें 70% सी मतलब ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारी अर्थ को। अमाउंट एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कितनी होती है? 0.03 से लेकर 0.04%। ये सारे इस चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। ऑर्गेनिज्म जब सांस लेते हैं तो बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और इन बर्निंग CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब जब आग जलती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इसमें है कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के तरीके दिए हुए हैं। सब्लिमेशन पहला था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आपको पता है कि सिंपली फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है और उसको हम इजीली जो है वो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? कि सॉलिड को आपने हीट किया और वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो गया, लिक्विड में नहीं हुआ, डायरेक्ट जो है वेपर में चेंज हो गया। फिर एक मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो या दो लिक्विड्स लिए जाते हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस की मदद से उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। और डॉक्टर्स जो हैं वो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं इंजेक्शंस के लिए। इसके अलावा क्रूड ऑयल के अंदर क्या होता है? पेट्रोल होता है, तार, ऑयल, केरोसिन और डिज़ोल्व गैसेस। और जो थर्ड इसमें इसका चौथा तरीका था वो क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी कलर्ड केमिकल्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज़ होता है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि कलर्ड केमिकल्स के सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा, तो वो क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश का जो पोर्शन आज के डेमो क्लास के लिए लिया गया है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। काफ़ी स्टूडेंट्स को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो इसके अगर रूल्स को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेते हैं